तो जो अगला 7वां प्रकार है, कह रहे हैं 6 के बाद की अभिक्रियाएं हैं। अभिक्रियाएं यानी 6 के बाद वाली जो क्रियाएं हैं उसमें अब पहला आ जाएगा 7वीं अभिक्रिया। छोटा छोटा करके बता रहे हैं। मंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया यानी स्लो रिएक्शन, नाम से पता चल रहा होगा। स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन में क्या होगा, अभिक्रिया अधिक समय लेगी। यानी जो क्रियाएं ऐसे कहें कि अभिक्रिया में लगा समय अधिक हो। और वो अधिक मतलब कुछ भी हो सकता है। अधिक हो का मतलब हो गया मिनट में हो, ठीक, घंटा में हो, दिन में हो, ध्यान देना, सप्ताह में हो, माह में हो, या वर्षों में हो इत्यादि। ये समय मंद अभिक्रिया के लिए अप्रोप्रिएट होता है। और अभिक्रियाओं में यदि देखें तो अभिक्रियाओं में कुछ नाम आ रहे। तो 7वें में मंद अभिक्रिया, जिसको स्लो रिएक्शन ऑलरेडी पहले ही से कह रहे हैं स्लो रिएक्शन है। अभिक्रिया में समय अधिक लगता है, वह समय मिनट में हो सकता है, सेकंड में भी होता है, मोमेंट में नहीं कहेंगे। तो क्षण में हो जाए वो क्रिया को तो तीव्र क्रिया कहेंगे। तो ये मिनट में, भाई मिनट का हम आकलन कर लेते हैं, घंटे का, दिन का, सप्ताह का, माह का, वर्षों का आकलन कर लेते हैं। जैसे जो वेदर फॉर्मेशन होता है ना, मौसम का बदलाव, ये मंद अभिक्रिया है। क्लियर हो गया? दिन और रात का बनना मंद अभिक्रिया भाई। अच्छा, जंग का लगना किसको क्या कहेंगे? जंग लगना, ये तीव्र अभिक्रिया है कि मंद अभिक्रिया है? मंद अभिक्रिया है। जंग जो लगता है, आयरन ऑक्सीजन से क्रिया करता है और फेरस या फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, तो जो लोहे का जंग लगना है वो एक प्रकार से त्वरित अभिक्रिया नहीं है। बहुत सारी अवक्षेपण अभिक्रियाएं भी मंद अभिक्रिया में आती हैं, मिनटों में पूरी होती हैं, यानी उसके पूरा होने में मिनट लगता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम मंद अभिक्रिया कहेंगे। एक उदाहरण आपको अभी वाला दे दे रहे हैं। मान लो अफ्री का ऑक्सीजन, नमी भी रहता है, यहां लिख दें नमी की उपस्थिति। नमी मतलब वाटर, मॉइस्चर की उपस्थिति में अभिक्रिया होगा तो Fe2O3 बन जाएगा फेरिक ऑक्साइड। और फेरिक ऑक्साइड में अगर हम इसको ट्वाइस कर दें, ऐसे थ्राइस, ऐसे 4 कर दें तो संतुलित हो जाएगा। अब क्रिया ये समय लेकर के हुई है, अर्थात इस क्रिया को पूरा होने में अधिक समय लगा है, अर्थात इसको हम एक तरह से कहें ये मंद क्रिया है। क्लियर हो गया ना? उसके बाद 8वां जो है उसको कहेंगे तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया फास्ट रिएक्शन कहते हैं, फास्ट रिएक्शन। अच्छा, फास्ट रिएक्शन कहें या मोमेंट रिएक्शन कहें, गलत नहीं होगा। मोमेंट रिएक्शन, मोमेंट रिएक्शन क्या? अभी पलक झपकते अभिक्रिया पूरी हो जाए। जैसे तुम साइनाइड चाट लो, तब क्रिया बड़ा तेज होता है ना, साइनाइड चाट के आदमी मर जाता है, तो अब क्रिया हुआ होगा तभी तो मर रहा है। यानी अभिक्रिया में अभिक्रिया अल्प समय में पूर्ण हो तो क्या कहेंगे उसे? तीव्र अभिक्रिया। अल्प समय, बहुत कम समय में अगर पूरी होती है तो क्या कहेंगे उसको? सीधा सीधा शब्द है कि वह तीव्र अभिक्रिया हो गई, यानी फास्ट रिएक्शन हुआ। और ये अभिक्रिया जैसे अभी एक छोटा सा, उतना तेज नहीं है, लैब में कराने लायक अभिक्रिया बता रहा हूं, वो भी तीक्ष्ण है। जैसे AgCl है ना, ठीक है, हाँ, इसमें AgCl बनाना है, AgNO3 हम ले लेते हैं, इसकी क्रिया HCl से करा देते हैं, तो AgCl बनेगा प्लस HNO3 बन जाएगा। ये व्हाइट PPD अर्थात सफेद अवक्षेप, सफेद अवक्षेप बना, इससे सफेद अवक्षेप बन गया। अभिक्रिया तंत्र तेज हुई है, तीव्र अभिक्रिया में आती है। जब क्रिया जैसे इसके अभिकारकों को एक में सम्मिश्रित किए, वैसे ही उत्पाद प्राप्त हो गया और अवक्षेप तुरंत बनने लगा।
अच्छा एक बात बता रहा है, दिमाग में आ रहा है कि दूध से दही का बनना ये भी तो रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया है। यह तीव्र है कि मंद है? मंद है, क्योंकि अभी दूध है, अभी दही नहीं बनेगा, फट जाएगा, फट करके अच्छे बना लेगा। लेकिन यूं कहो कि हाँ ये तुरंत दही वाला जो पदार्थ प्राप्त हो रहा है ना, लैक्टिक एसिड दही के रूप में प्राप्त होता है और लैक्टोज दूध के रूप में हमें मिठास देता है। तो दूध कितना हो खट्टा होगा तो मीठा ही होगा, क्योंकि दूध खट्टा होगा ही नहीं। और दूध खट्टा होगा तो या तो वह फट करके पनीर में बदल गया, या तो वह दही के रूप में लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो गया है। आई बात समझ में? तो दो प्रकार यहां हुआ। चलिए 9वां प्रकार जो है उसको कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी मतलब एक्जोथर्मिक, क्षेपी मतलब बाहर निकलना, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। साफ साफ शब्दों में है कि अभिकारकों को जब हम कोई अभिक्रिया कराएं तो ऊष्मा किसको मिले? हमको मिले, तुमको मिले। मतलब अभिक्रिया अगर हो तो उसमें से जो गर्मी निकले वह गर्मी उसको ना जाए, वह गर्मी हमको मिले। जब हमें मिलेगी तब लोग बाहर निकालने वाला होगा, ऊष्मा क्षेपण करेगा। समझ आ रहा है मेरी बात? इस ऊष्मा क्षेपी शब्द से मैं परिचित करा रहा हूं कि ऊष्मा तो गर्मी है। ऊष्मा की परिभाषा क्या है? किसी भी पदार्थ के गर्मी को ही ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो इस ऊर्जा का अगर निष्कासन होता है, बहिष्करण होता है या बहिर्गमन होता है, बाहर निकालने पे बाहर जाती है ऊष्मा, तो इसको कहते हैं क्षेपण। यानी ऊष्मा का क्षेपण ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हुआ। यानी अभिकारकों की अभिक्रिया से ऊष्मा उत्सर्जित होती है। यानी अभिक्रिया से ऊष्मा क्या हो? उत्सर्जित हो। उत्सर्जित हो तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब ध्यान देना, मैं एक बार नाम लेने जा रहा हूं। जितने ईंधन होते हैं, ईंधन मतलब ऐसे फ्यूल कहते हैं उसको, FUEL फ्यूल, ऐसे पदार्थ जिनको जलाने से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है उसे फ्यूल कहते हैं। और फ्यूल ठोस भी हो सकता है, फ्यूल द्रव हो सकता है, फ्यूल गैस हो सकता है। जैसे फ्यूल में एक फ्यूल, लकड़ी का नाम लो, लकड़ी जलाते हैं तो उसमें मिलता है ना, लकड़ी से हम भोजन बना लेते हैं, बहुत सारी चीजों को गर्म कर लेते हैं। कोयला हो गया, पत्थर हो गया, हाँ पत्थर, जी बिल्कुल, बड़े बड़े कारखानों में पत्थर जलाया जाता है। CaCO3 को 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, जल करके एकदम बिल्कुल चूना बन जाता है, CaO बना लेता है और उसमें से भी ऊष्मा निकलती है। परमानेंट बहुत लंबा समयावधि के लिए ऊष्मा निकलती है। बॉयलरों को गर्म करते हैं उससे, जिससे हाइड्रोलिक चलता है, मतलब वो भी जलता है। मेरे कहने का ये मतलब है वो भी जलता है। आगे द्रव में पेट्रोल हो गया, जिसको लिक्विड गोल्ड बोला गया है। पता है नहीं पता है? पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड बोलते हैं, द्रव सोना। और कोयला को क्या बोलते हैं? ब्लैक डायमंड। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी का कोयला को ब्लैक डायमंड कहते हैं। एक ठोस ईंधन हो गया, एक द्रव ईंधन हो गया। कहेंगे तो गैस ईंधन बता दीजिए। किचन का ईंधन LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब तो समझ में आ गया होगा। एक पदार्थ ले रहे हैं, कार्बन, सिर्फ कार्बन ले रहे हैं। कोयला, कोक, कार्बन की उत्पत्ति किससे हुई है? कार्बो से। कार्बो माने कोक होता है, कोक माने कोयला। तो कोयला ले रहे हैं और कोयला में आग लगा दे रहे हैं, कंब्यूशन कर दे रहे हैं। कंब्यूशन होता है दहन, ठीक है? दहन करा दिए तो जानते ही हो क्या बनेगा? बहुत इजी है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऊष्मा निकलेगी इसमें से, ऊष्मा बाहर निष्कासित होगी। अब क्रिया कौन सी हो गई? ऊष्मा क्षेपी। किसी को डाउट है क्या इसमें? इजी हो गया ना? अच्छा, एक क्रिया होगी ऊष्मा शोषी, हाँ एंडोथर्मिक उसको कहेंगे। 10वां हो गया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये हो रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जहां डाउट फील होगा वहां बताना, क्योंकि मैं बहुत तुम लोग के स्तर से बात कर रहा हूं। ऊपर वाले एग्जांपल तो थर्मल रिएक्शन, हाँ थर्मल रिएक्शन कह सकते हो, लेकिन नाम तो थर्मिक ही करना पड़ेगा।
थर्मल माने गर्म करना भी एक थर्मल रिएक्शन है, क्योंकि थर्मल चेंज होता है, थर्मल रिएक्शन नहीं होता। एंडोथर्मल बोलते हो, एक्सोथर्मल बोलते हो, लेकिन रियल में उसका शब्द वो नहीं है, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या है, अभिक्रिया से या क्रिया के फलस्वरूप अभिक्रिया से क्या होता है, ऊष्मा अवशोषित होती है। तो ये से न लगा के यहाँ में लगा दिया जाए, ऊष्मा यानी अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित हो तो ऐसी क्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषीय क्रिया। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ देखो, नाइट्रोजन है ना, जलता नहीं है बाबू। नाइट्रोजन इस वातावरण का ऐसा गैस है जो आसानी से जलने वाला नहीं है, ऑक्सीकृत हो सकता है। कहेंगे नाइट्रोजन होता कहाँ है, पूरे वातावरण में, पूरे ब्रह्मांड में तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है 78.79%, 78% मान लो, 78% एग्रीगेट, इतना अधिक अमाउंट तो नाइट्रोजन का ही होता है। बाकी 21% ऑक्सीजन का और 3.03% कार्बन डाइऑक्साइड या 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके अलावा छुट्ट पुट्ट जो गैसें हैं हाइड्रोजन का, ये 10वां वाला तुम लोगों को थोड़ा सा और क्लियर करते हुए चला, उसके बाद तो उतरना। इसे N2O2 से क्रिया करता है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, तो जो अभिक्रिया के उत्पाद के रूप में बना वह नाइट्रिक ऑक्साइड बना, या NO को नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। आपको लग रहा है संतुलित है, लेकिन यहाँ देखो कि माइनस ऊष्मा का है, यानी इसमें ऊष्मा चाहिए, यहाँ से हमें नहीं मिलेगा, हमको इसे देना पड़ेगा। इस अभिक्रिया को चलाने के लिए हमें ऊर्जा देना पड़ेगा, यानी ये ऊर्जा ले रहा है, दे नहीं रहा है, इसलिए उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कह रहे हैं। क्लियर हो गया ना। एक अभिक्रिया और होता है 11वां, वह है उत्क्रमणीय, एक जगह नाम दिए थे, और एक होता है अनुत्क्रमणीय। तो उत्क्रमणीय पहले नाम देते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, बहुत शॉर्टकट में तुमको बताया जा रहा है, इसको रिवर्सेबल कहते हैं, रिवर्सेबल रिएक्शन, रिवर्सेबल उत्क्रमणीय, यानी अभिक्रिया अपने अंत पड़ाव तक नहीं जाएगी, अभिक्रिया एंड तक नहीं जाएगी, जा रही है, कारक लगाए हुए जो कारक हटा तो फिर घूम के अपने मूल अवस्था में वापस आ जाएगी। जैसे वियोजन अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा बताया था ना, कि वियोजन में अभिक्रिया जो होता है वो अभिक्रिया होता तो जरूर है, लेकिन जा करके कारक जब हटा देते हैं तो पुनः अपने मूल अवस्था में वापस आ जाता है। तो ऐसा ही अभिक्रिया है, जैसे अभिक्रिया हुआ NH3 का HCl से क्रिया कराए, ठीक, इसको ठंडा करते रहे, तो ठंडा किया क्या NH4 क्या बन गया, NH4Cl, नाम इसका है नौसागर बन गया। लेकिन जैसे ही इसको ठंडा से गर्म करना चालू किया, यानी उसके ठंडा होने वाला जो कारक हो, उस कारक को जैसे खींचे बाहर किए, वैसे ही करके फिर इसमें वापस आ गया। ये इसको बताया था, याद करो। यानी क्रिया डायनेमिक है, ये चलती रहती है, अभिक्रिया चलने वाली क्रिया है, खत्म होने वाली नहीं है। ये क्रिया चलती रहेगी, एंड नहीं होगा इसका। कारक लगाएंगे जाएगी, कारक हटाएंगे आएगी, यानी ये उत्क्रमणीय क्रिया कहलाती है, जिसके बीच में एक साम्य प्राप्त होता है, रासायनिक साम्य कहते हैं। अभिक्रिया की दर होती है, एकांक समय में सांद्रता परिवर्तन के दर को अभिक्रिया की दर कहते हैं। इधर का सांद्रता बदल के इधर में जाएगा, कारक हटाएंगे तो सांद्रता बदल के इसमें आएगा। कि दोनों के परिवर्तन में कोई ऐसा भी जगह होता है, ऐसा भी वक्त होता है जिस वक्त पर रासायनिक अभिक्रियाओं की सांद्रताएं बराबर हो जाती है, यानी अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता बराबर हो जाती है, तो उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम, अर्थात साम्यावस्था। जैसे यूं है ना, तुमको हम यहीं से खींच करके झुला दिए, झूल रहे हो, फिर हम बाह्य कारक नहीं लगा रहे हैं, तो क्या झूलते रहोगे? तुम ही हिल रहे हो, तुम हिल नहीं रहे हो, न तुम्हारे ऊपर कोई बाह्य बल लगाया जा रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा, ऐसे होते अपने इक्विलिब्रियम स्टेज में, यानी मिडिल स्टेज में आकर के स्टे कर जाओगे, यानी उसी से होके जा रहे थे ना ऐसे, तो जो स्टेज था वो इक्विलिब्रियम स्टेज था। क्लियर हो गया? तो चूंकि यह अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया के हिसाब से हमको जानना पड़ेगा। क्लियर? अभी नहीं कोई डाउट इसमें? वेरी गुड। हो गया जो 12वां प्रकार है उसको
रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया। और रिडॉक्स अभिक्रिया को अंग्रेजी के शब्द से बनाया गया है, रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स में देखो दो शब्द है, रेड प्लस आक्स। मैंने एक हिसाब से ललका बैल मत समझ लेना, हमारे रेड मैंने लाल आक्स मैंने बैल होता है तो ललका बैल हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है, ये नहीं लगाना है। रेड का पूरा अर्थ लगाएंगे रिडक्शन, और आक्स का पूरा अर्थ लगाएंगे ऑक्सीडेशन। अब जब इसका नाम करेंगे तो यह हो गया अपचयन और इसका हो गया ऑक्सीकरण। क्लियर हो गया? सारे शब्द अलग अलग हो गए, अब समझ में आ गया होगा। इसलिए इसके शॉर्ट फॉर्म को रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब अलग अलग इसको समझ लेते हैं। पहले अपचयन क्या है, आखिर ये रिडक्शन है क्या? तो इसकी दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन और क्लोरीन के जुड़ने या हटने के आधार पर दिया गया था, या ऑक्सीजन के आधार पर दिया गया था। जहां हाइड्रोजन जुड़ता है उसको अपचयन कहते हैं, जहां ऑक्सीजन जुड़ता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। बट वो एप्लीकेबल नहीं था, कहीं कहीं ना हाइड्रोजन जुड़ता था न ऑक्सीजन जुड़ता था, फिर भी उसमें ऑक्सीकरण या अपचयन जरूर होता था। तो क्या वहां यह परिभाषा मान्य होगा? नहीं होगा। उसके लिए आधुनिक कॉन्सेप्ट दिया गया जिसे इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। तो बात ये तो तुमको पता है कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वह किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर होती है। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया होती क्यों है, ये भी दिमाग में आ रहा होगा। तो थोड़ा सा बाहर से मैं बात बताऊं। रासायनिक अभिक्रिया किसी नए पदार्थ के बनने के लिए होती है। जैसे हम परमाणु से अपना कोई काम नहीं कर सकते, परमाणु से जो यौगिक बनेगा वो हमारे काम का होगा। जैसे ऐसे समझो, कार्बन खा सकती हो बबली, कोयला, तब हाइड्रोजन पी सकती हो, ये पी सकती हो। ऑक्सीजन को चावल की तरह खा सकती हो, वो सांस के साथ ले सकती हो। कार्बन नहीं खा सकते, हाइड्रोजन नहीं खा सकते और ऑक्सीजन नहीं खा सकते, नॉर्मली अलग अलग। लेकिन चीनी खा सकते हो, वही कार्बन 12, वही हाइड्रोजन 22 और वही ऑक्सीजन 11। यदि एक से साथ क्रिया करके मिल जाता है तो वह तुम्हारे खाने वाली वस्तु बन गई। अब तो समझ में आ गया होगा। तुम हाइड्रोजन पानी की तरह पी सकते हो क्या? हाइड्रोजन H2 गैस है, पानी की तरह नहीं पी सकते। तो ऑक्सीजन को पानी की तरह पियोगे, वो तो गैस है। लेकिन H2O पानी है, उसे तो तुम पानी की तरह पियोगे ही। समझ रही हो साहिल्या? मेरे कहने का मतलब समझ आ रहा है ना? परमाणु को हम नहीं खा सकते, तत्व को नहीं खा सकते, लेकिन वही उससे बना हुआ उत्पाद वो हमारे खाने योग्य होता है, उसे हम खा सकते हैं। तो हमें यौगिक बनाना जरूरी है, तो रिएक्शन कराना भी जरूरी है, क्योंकि उस यौगिक को, उस पदार्थ को बनाने वाला जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वही रासायनिक अभिक्रिया ही है। समझे ना? जैसे अब उसमें बात आई कि चलिए भाई इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में है, उसके अंदर वाले कोश में है, उसके भी अंदर वाले कोश में है। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन निकलेगा कौन? सबसे अंदर वाला निकलेगा, उसके बाहर वाला, या सबसे बाहर वाला कौन निकलेगा? तो विचार आता है कि नहीं, जो सबसे अंदर वाला होगा वो नाभिक के बहुत प्रबल बल से बंधा होगा, वो बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद वाला जो होगा वो भी नहीं जाएगा। जो सबसे बाहर वाला होगा उसके ऊपर अंदर से लगाया हुआ बल थोड़ा सा कम होता है, और जब कम होगा तो वह बल आसानी से टूट जाएगा ना। कम बल है तो कम बल में उसको हम तोड़ देंगे, या बाहर कारक कम लगाना पड़ेगा, और ऐसी परिस्थिति में उसको हम लोग आसानी से बाहर निष्कासित कर लेते हैं। क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रॉन या तो निकलेगा, कभी कभी कुछ कारणों से इलेक्ट्रॉन निकलता भी नहीं है। वह डिपेंड करता है कि बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो बाह्यतम कोश का 1 इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी बाहर जा सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है, 4 को जबरदस्ती बाहर करोगे तो जाएगा, लेकिन 5 को जबरदस्ती भी बाहर नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। अर्थात जब 5 को बाहर निकालने की बात होगी तो कहीं से 3 उसको दे नहीं दोगे, जब अष्टक ही पूरा करवाना है। पोषण के सिद्धांत से अष्टक नियम जो होता है, बाह्यतम कोश में किसी परमाणु को यदि उसका अष्टक पूरा करा दिया जाए तो वह परमाणु अस्थायी हो जाता है। इसी अष्टक नियम की पूर्ति करने के ही लिए वह दूसरे परमाणु के साथ संयोग करता है। जैसे सोडियम है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है,
क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार है, तो दोनों आपस में मिला दोगे तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। न वो सोडियम रहा न वो क्लोरीन रहा, अब वो नमक हो गया। दोनों अलग अलग था। सोचो, जिस सोडियम को तुम खाते तो पेट को ही वो एटम बम की तरह फोड़ देता, मारता, उसमें ब्लास्ट कर देता, क्योंकि जलाने वाला पदार्थ है, अब पेट में पानी है ही है। जैसे सोडियम खाते हो वैसे छेद कर देता। क्लोरीन खा नहीं सकते, एक क्लोरीन भी गैस है, खाओगे कैसे? और दोनों को मिला दिया तो नमक तो खा सकते हो, नमक चाटते हो, अर्थात तो अब हमारे योग्य पदार्थ हुआ बन गया। तो किसके कारण बना है? उसी बात को उसके इलेक्ट्रॉन के कारण बना है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से पाया, तो एक दाता एक ग्राही हो गया, और इसको कहते हैं दाता ग्राही संबंध, यानी डोनर रिसिपिएंट रिलेशनशिप। और इस तरह के बंध में बड़ा मजबूत बंध तैयार होता है। ठीक है, ऐसे कहो ना कि इस तरह के क्रियाओं में जो पदार्थ आपस में जुड़ते हैं वह एक संबंध में आ जाते हैं, जिनको एक दूसरे का संबंधी कहते हैं। तो संबंधी का एक साहब अपनी लड़की की ब्याह कर दी दूसरे के यहाँ, और दूसरा अपने लड़के का ब्याह कर दिया इनके यहाँ। दोनों में एक डोनर हो गया, एक रिसिपिएंट हुआ। ध्यान देना, पूछूंगा तुम लोग से कौन इसमें दाता है और कौन भिखमंगा है, ग्राही कौन है। तो एक अपना धन दे दिया, दूसरा यहाँ से धन पा गया, तो दोनों का आपस में रिलेशन बन गया, नहीं बन गया? जो बुढ़ऊ रिलेशन में आए वो समधी हो गए, और जो आपस में रिलेशनशिप बना वर वधू का वह यौगिक हो गए, वो यौगिक हो गए। और जो उसके ऊपर वाले संबंध में है उनको समधी बोलते हैं। तो इसमें दाता कौन हुआ? बालिका पक्ष की बालक पक्ष? दाता कौन हुआ? बालिका पक्ष। ध्यान देना, कतई गरीब गरीब चिल्लाते हो, कहते हो कि हाँ अरे बालिका, वो लड़की की शादी है, लड़की की शादी है तो क्या वो धनी है, उसके दरवाजे पर भिखमंगे जाते हैं खाने के लिए, दांत चिरोड़ के खाते रहते हैं। देख लेना, ए बड़ा बढ़िया बना नहीं है, बड़ा बढ़िया बना नहीं है तो खाओगे कहाँ? तुम खरीद के लाकर दिए हो का? जो बना हुआ खाओ। देखना, अपने घर से आए कथरी पर सोते हो, यहाँ गलीचा चाहिए एकदम शानदार बिछा हुआ, गद्दीदार भाई बाप बिस्तरवा, कितना गद्दी चाहिए। हाँ, अक्सर देख लेना, अगर अपने घर में कूड़ा पे बैठते होगे, लेकिन वहां कुर्सी पर अगर एक दाना ही वो खर अगर पड़ गया, बड़े गंदे हैं सब्जी, इतना गंदगी फैला के रखे हुए हैं, यही होता है, यही आपके घर दरवाजे की व्यवस्था है, इतनी गंदगी है, तो अपने यहाँ से सोफा लेकर लगा लो। यहाँ तो जो दे दिया भीख पे, उसी भीख पे तुम जियो किसी तरीके से, तो वह डोनर है। बर वाला रिसिपिएंट है, यानी वो कन्या दान करता है और कन्या दान लेके जाता है, यानी वो दान दाता हो गया, ये दान प्राप्त करता हो गया। लेकिन रिलेशनशिप बड़ा मजबूत होता है, यही रिलेशनशिप है। इसमें देखें इलेक्ट्रॉन का परित्याग, पहले इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अब चैन बोले ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण की क्रिया को आप चयन करते हैं। जैसे सीएल है ना, सीएल के आयतन कोश या पूरे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 17। सीएल का परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो जब विन्यास करेंगे पुराना वाला विन्यास, तो 2 8 7 हो जाएगा, होगा ना? इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना कहीं से, तो चलिए हम विन्यास कर ही दे रहे हैं, 2 8 और 7, यहां से हटा रहे इनको, यहां लिख रहे हैं इनको 17। अच्छा, चलिए सोडियम ले लेते हैं। सोडियम में अभी हम यही लेंगे, Br वाला ही कोई कुछ लेंगे। तो देखो Cl दिखा नहीं, हाँ Cl में इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ा है? एक इलेक्ट्रॉन कहीं से इसको लेना पड़ा है, यानी अगर हम ऐसे कहें तो Cl इधर प्लस इलेक्ट्रॉन बदल किसमें गया? Cl माइनस में, यानी जहां ग्रहण होगा इलेक्ट्रॉन, जिसमें ग्रहण होगा उसको आप चयन करेंगे। अरे भाई कहे ना 17 परमाणु क्रमांक है ना, तो इसका एस्पेक्ट पूरा करने के लिए कहीं से इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तो लेगा तो ग्रहण करेगा, रिसीव करेगा, तो ये रिसीव कर लिया, तो ड्यू टू रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन इट कैन कंप्लीटेड देयर ऑक्टेट, यानी ड्यू टू रिसिपिएंट कंडीशन, यानी ये रिसीविंग के लिए एक्सेप्ट किया है, यानी एक्सेप्टर होने की वजह से इसको हम रिडक्शन कहते हैं। तो ये बता नहीं है इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ कह रहे हैं कहीं से आ गया, तो इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो जब दे दिए तो इसके ऊपर चार्ज आ गया, माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन जेड जो पाएगा उतना माइनस चार्ज चढ़ेगा, तो अपना माइनस चार्ज पा गया। क्लियर? तो इसके बाद अब है
अपचयन के बाद ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में ऑक्सीडेशन जो होता है वो क्या है? ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन परित्याग होता है। इलेक्ट्रॉन परित्याग। अच्छा, इलेक्ट्रॉन परित्याग जैसे सोडियम हम ले लें, 11 परमाणु क्रमांक होता है ना, 2 8 इसका एक विन्यास होगा इलेक्ट्रॉन का। कक्षाओं में तुम लोग को थोड़ा सा बताइए। तो इसके एक इलेक्ट्रॉन को यदि हम बाहर कर देते हैं, अष्टक इसका पूरा हो जाएगा, कितने हो जाएगा? यानी सोडियम से सोडियम धनावेश प्लस इलेक्ट्रॉन। यानी ये देखो, ये तीर के उधर इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, यानी क्या हुआ यहाँ? परित्याग। अगर परित्याग हुआ तो क्या हो गया? ऑक्सीकरण। ठीक, अब दोनों का आपस में मिला रहा है, ध्यान देना। Na प्लस Cl आपस में दोनों को मिलाए, तो यह क्या किया था? परित्याग किया था, यानी इसको दे दिया। तो जब यह दे दिया तो यह कौन सा क्या हो गया? दाता, यानी डोनर हो गया। अगर एक्सेप्टर हो गया, वन एक्सेप्टर, एक्सेप्ट करने वाला, यानी ग्राही कहेंगे इसको। ये ग्राही हो गया। अब दोनों क्या कर लिए आपस में? NaCl यौगिक बना लिए, बन गए नहीं? तो जो इसमें अब यहाँ पे जो उत्पाद बना है उसमें वास्तव में हुआ क्या है? रिडॉक्स। यानी यहाँ यही इसी तरह की प्रक्रिया को रिडॉक्स प्रक्रिया कहते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा। तो इसी को रिडॉक्स प्रक्रिया कहते हैं। अब अंत में जहां तुम्हारा लगेगा कि हाँ रिडॉक्स प्रक्रिया की अब और आगे जरूरत है, यानी और बृहद पैमाने पर, तो अभिक्रिया में बताएंगे। तो हम परमाणु में बता दिए, अभिक्रिया में बताएंगे कि कौन सी अभिक्रिया अलग अलग एक में आके मिल जाएगी और उसे रिडॉक्स कहेंगे। ये तो परमाणु में मैं बताया, परमाणु से यौगिक बनाया, लेकिन असल में डेफिनेशन पूरे तरह से ठीक नहीं था। कौन सा वाली बात जो बोले हैं क्या? हाइड्रोजन के जुड़ने को अपचयन और ऑक्सीजन के जुड़ने को ऑक्सीकरण कहते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर वहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़ता हुआ न नजर आवे, इलेक्ट्रॉन का परित्याग दिखा चाहे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण दिखे, तो क्या उसे हम ऑक्सीकरण या अपचयन नहीं कहेंगे? सर क्लास में यही पढ़ा गया था। तो मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? बोले कि बोर्ड के लिए एकदम हेल्पफुल है। कह देना बोर्ड के लिए कोई हेल्पफुल नहीं है, तुम एडवांस स्टूडेंट हो और तुम्हारा ये परिभाषा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। We are living in a modern life. That's why all the definition must be modern. Ancient definition is not applicable for any concept. कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलो। तो हम तो बोले हैं ना कि हाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी परिभाषा में जोड़ा गया है। हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अपचयन होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण होगा। गलत नहीं मैंने कहा, लेकिन उसे आज के परिवेश में इलेक्ट्रॉन के आधार पर उसका सिद्धांत दिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन परित्याग होगा तो ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा तो अपचयन होगा। ठीक, तो अब इसको उतारने की जरूरत है। और यहाँ आपका ये टॉपिक यानी क्रिया का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अभी रासायनिक समीकरण बाकी है, तो समीकरण में भी आगे बात किया जाएगा।